आज की इस क्लास में क्लास 12 की सामान्य हिंदी विषय के अंतर्गत संपूर्ण पाठ्यक्रम के 3 महत्वपूर्ण गद्यांशों को लेकर के उन पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखना बताएंगे। ये भी बताएंगे कि आपको गद्यांश से कैसे प्रश्नों के उत्तर ट्रिक के माध्यम से छांटना है। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी भी वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद आपके बोर्ड एग्जाम के भैया 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको हम बता दें, तो जो तीसरा प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेगा वो इस टाइप पर देखने को मिलेगा कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे, ठीक है, और जो गद्यांश दिए जाएंगे उससे आपसे संबंधित 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का जो पूर्णांक होगा वो 2 अंक का होगा, यानी प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा। जब आपको गद्यांश दिया जाए तो आप गद्यांश पहले पढ़ना मत शुरू करें। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखें कि गद्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो क्या पूछ रहे हैं। इसमें दिया गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ तो आप तभी लिख सकते हो जब पूरे गद्यांश को पढ़ोगे, पता लगाओगे कि ये किस चैप्टर का है। ठीक, क्योंकि गद्यांश लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए शीर्षक और उसके लेखक का नाम। आगे यहाँ पर हम बात करें तो जो दूसरा प्रश्न है वो है धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। अब ये देखिए पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आपने गद्यांश नहीं पढ़ा है, लेकिन प्रश्न को पढ़ने के बाद जब गद्यांश पढ़ोगे तो उत्तर आपको ऐसे ही मिल जाएंगे। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। ये 5 प्रश्न पूछे गए, ये आपने पढ़ लिए। अब आ जाइए आप इधर गद्यांश पर। तो गद्यांश को पढ़ेंगे। इसमें लिखा धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। अब इतनी लाइन पढ़ने से आपके दिमाग में एक आइडिया तुरंत आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि धरती माता की कोख में, कोख का मतलब गर्भ में, जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण धरती माता को वसुंधरा कहा जाता है। ठीक है, और यही प्रश्न का देखिए उत्तर आपको, दूसरे प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल गया कि धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है। धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है, वह इसीलिए कहलाती है क्योंकि धरती माता के गर्भ में अमूल्य निधियां भरी हैं। ठीक है, इसीलिए धरती माता को वसुंधरा कहा जाता है। इस तरीके से आपको देख सकते हो यहाँ पर पहली 2 लाइनों में एक प्रश्न का उत्तर मिल गया। ठीक, अगर आपने पहले से प्रश्न पढ़ा है तो उत्तर छाड़ना बहुत आसान है। अब आगे बढ़िए, बढ़िया आगे लिखा है कि उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा, मतलब उससे प्रत्येक व्यक्ति को परिचित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को इस बात से परिचित होना चाहिए कि हमारे जो धरती माता है उनके गर्भ में बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। ठीक है, अमूल्य वस्तुएं भरी हुई हैं, मूल्यवान वस्तुएं भरी हुई हैं, जिनके कारण उनको हम सभी वसुंधरा के नाम से पुकारते हैं, जानते हैं या कहते हैं। ठीक है, और इस बात की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को रखनी चाहिए। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है। आगे कहा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इस प्रश्न का जवाब आप कैसे दोगे मैं आपको बता दूं। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, जब गद्यांश का संदर्भ लिखते हैं तो 4-5 लाइनें लिख देते हैं। देखिए 2 नंबर का प्रश्न आया है, गद्यांश में आपको ऐसे लिखना। देखिए मैंने आपके समक्ष यहाँ पर लिख दिया है, बिल्कुल ऐसे उत्तर देना, उत्तर नंबर डाल देना, पहले प्रश्न का उत्तर ऐसे देना कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक जो है वो राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव सरला अग्रवाल है। बस संदर्भ में इतना ही ऐसे ही लिखना है, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पर कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव सरला अग्रवाल जी हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको किसी दिए गए गद्यांश का क्या लिखना है भैया, संदर्भ लिखना है। आगे चलिए बात करते हैं। अब यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब आगे पढ़ते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, यहाँ पर एक चीज लिखा हुआ था कि पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो देखिए साफ साफ उत्तर मिल गया यहाँ पर कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बताइए कितना सिंपल है। तो प्रश्न इसीलिए मैं कहता हूँ पहले जब पढ़ लोगे तो जैसे ही आप गद्यांश को पढ़ोगे उत्तर तुरंत मिलेगा, तुरंत आपका दिमाग जो है उस प्रश्न पर जाएगा और तुरंत उत्तर आपको मिल जाएगा।
यहाँ पर एक प्रश्न और पूछा गया था कि रेखांकित अंश की व्याख्या, मैंने अभी आपको बता ही दिया कि यहाँ पर जो रेखांकित लाइन है आप देख सकते हो धरती माता की कोख, तो आपको व्याख्या ऐसे करना है कि धरती माता के गर्भ में, ठीक है, अमूल्य निधियां भरी हुई हैं, अमूल्य वस्तुएं हैं, छुपी हुई हैं, जिनके कारण हम धरती माता को क्या कहते हैं, वसुंधरा कहते हैं। और इस बात से कौन सा व्यक्ति है जो परिचित नहीं होना चाहिएगा, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की जानकारी रखनी चाहिए कि जो धरती माँ है उनके गर्भ में बहुत सारी अमूल्य निधियां भरी हुई हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बस यही इस रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगी। बहुत लंबी व्याख्या नहीं करनी, जितनी आपको लगे कि है उतनी ही व्याख्या आप कीजिए। आगे देखिए यहाँ पर लिखा है पृथ्वी की देह को किसने सजाया, तो मैंने इसका उत्तर आपको बता दिया। देखो यहाँ पर आपका है पैसेज में कि दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। फिर आप देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है उसका उत्तर आगे जब हम पढ़ेंगे गद्यांश तो मिल जाएगा। देखिए ऐसा बताया गया है कि हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। अब देखिए जो प्रश्न पूछा गया है वो पूछा गया भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है कि भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सबकी जांच पड़ताल आवश्यक है। यानी इस प्रश्न में यही पूछा गया था कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें यहाँ पर इन सबकी जांच पड़ताल करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो कि पांचों प्रश्नों का उत्तर जो है गद्यांश में कितनी सरलता से बाय ट्रिक के द्वारा मैंने निकाल लिया। मैंने कहा पहले आपको गद्यांश नहीं पढ़ना है, पहले आपको ये प्रश्न पढ़ना है। इससे क्या होगा, आपके समय की बचत होगी। प्रश्न एक बार पढ़ लोगे उसके बाद जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो उत्तर निकलते देर लगेगी ही नहीं, ठीक है। अब हमने आपके समक्ष एक और गद्यांश लिया है, चलिए उसमें भी आपको ऐसे ही बताएंगे कि कैसे आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने हैं भाई। तो ये रहा आप सभी लोगों के समक्ष आज की क्लास का दूसरा महत्वपूर्ण गद्यांश। इसमें कहा जा रहा है कि देखिए पहले हमने कहा गद्यांश नहीं पढ़िए, पहले आप यहाँ पर प्रश्नों को पढ़िए। प्रश्न दिया गया है कि भाषा का सीधा संबंध किससे है, नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा, कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या और पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम देखते हैं भाई। देखिए यहाँ पर बोला गया है कि यह नवीनीकरण सिर्फ कुछ पंडितों व आचार्यों की दिमागी कसरत ही बनी रहे तो भाषा गतिशील नहीं होती, ठीक। भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। तो प्रश्न ये देखो पहला पूछा गया था कि भाषा का सीधा संबंध किससे है, तो आपको यहाँ से लिखना है कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से है। तो इस तरीके से आपको 2 नंबर इस प्रश्न के मिल जाएंगे, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और ये उत्तर आप कैसे छांट पा रहे हो, जब आपने पहले प्रश्न पढ़ लिया है, दिमाग में बैठ चुके हैं और जैसे उसके बाद गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं उत्तर आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन, नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ आपका लिखा हुआ है यदि नए शब्द अपने उद्गम स्थान में ही अड़े रहे और कहीं भी उनका प्रयोग किया नहीं गया या नहीं जाए तो उसके पीछे के उद्देश्य पर कुठाराघात होगा। कुठाराघात का मतलब समझते हो, कुठाराघात का मतलब ये होता है कि घातक परिणाम होगा या घातक चोट होगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पर उन्होंने पूछा था कि नए शब्दों के प्रयोग न किए जाने पर क्या परिणाम होगा, तो आप सीधी बात कह सकते हो कि नए शब्दों का यदि प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसके पीछे जो उद्देश्य है, उद्देश्य पर क्या होगा, कुठाराघात होगा। इस तरीके से लिखोगे यदि उनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो उसके पीछे के उद्देश्य पर क्या होगा, कुठाराघात होगा, यानी गहरी चोट होगी। इस तरीके से देखिए पैसे जब तक आप पढ़ रहे थे तब तक ही आपको प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू हो गए। तो 2 प्रश्नों का उत्तर हो गया। तीसरे प्रश्न में पूछा गया कि कुठाराघात का आशय स्पष्ट कीजिए। भैया हमने बताया कि कुठाराघात का आशय होता है घातक परिणाम। क्या होता है, घातक परिणाम होता है या घातक चोट होती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको यहाँ पर जो व्याख्या है इसकी करना है कि भाषा का सीधा संबंध प्रयोग से है और जनता से। मतलब लेखक ये कहना चाहता है, अच्छा ये जो चैप्टर है वो भाषा और आधुनिकता से है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं। तो उनका कहना ये है कि जो भाषा है
उनका कहने का सीधा मतलब भैया यही है कि जो भाषा है इसका सीधा संबंध, ध्यान दीजिएगा, भाषा जो है उसका सीधा संबंध प्रयोग से और जनता से। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि भाषा गतिशील होती है, ठीक है, भाषा गतिशील होती है और वह अभिव्यक्ति का एक माध्यम है जिससे लोगों के बीच संवाद स्थापित होता है, लोगों के बीच हम बातें कर पाते हैं। उसका सीधा संबंध लोगों में प्रयोग करने से है, जनता के बीच बात करने से है। समझ रहे हो ना, ये इसका मतलब लेखक कहना चाहता है कि जो भाषा का सीधा संबंध है वो ये है कि लोगों में प्रयोग करने से है, साथ ही में जनता के बीच बातचीत करने से है। इनका सीधा मतलब ये है, किसका, भाषा का सीधा मतलब ये है। तो इस तरीके से आप रेखांकित अंश की व्याख्या कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन है, पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की भाषा और आधुनिकता नामक चैप्टर से लिया गया है और इसके जो लेखक हैं वो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पांचों प्रश्नों के उत्तर आप दे लोगे और आपको 10 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। ज़्यादा आपने कहानी लिख डाला तब आपको नंबर नहीं मिलेंगे, मतलब कट जाएंगे आपके नंबर, तो याद रखिएगा। और अब हम बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण गद्यांश की ओर, ठीक है। यहाँ पर हम देखिए गद्यांश को पढ़ने से पहले इसके प्रश्नों को एक बार जरूर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम गद्यांश पर जाएंगे। देखिए पूछा गया है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। फिर पूछा गया है कि लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है। इस प्रश्न से ये आपको पता चल रहा है कि राष्ट्र का स्वरूप नामक चैप्टर से ये गद्यांश अवतरित है, सीधी सी बात है। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक, अब आपने प्रश्न पढ़ लिया, अब आ जाइए आप गद्यांश पर। इसमें देखिए क्या बताया जा रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। आपसे ये पूछा गया था कि लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है, तुरंत आपको उत्तर मिल गया पहली ही लाइन में कि लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग मनुष्य को कहा है। किसे कहा है, मनुष्य को कहा है। इसको आगे पढ़ेंगे तो इसमें देखिए मिलेगा कि पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना क्या होती है, असंभव होती है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र स्वरूप संपादित होता है। ठीक, एक प्रश्न आगे देखेंगे, इसमें लिखा था कि राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है, इसका भी उत्तर आपको यहीं पर देखने को मिल गया कि पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखें तो अगला क्वेश्चन, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है भैया। तो राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, आगे पढ़ने पर भी मिल जाएगा। लिखा है कि जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है और पृथ्वी माता है और जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर भी आपको तुरंत मिल गया। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी ये है कि प्रत्येक लोग के हृदय में ये होना चाहिए कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ। ठीक, यही है क्या असली राष्ट्रीयता की कुंजी है। यहाँ पर लिखा नहीं, भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूँ, अगर ये लोगों के हृदय में है तो इसी का अनुभव राष्ट्रीयता की कुंजी है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए और पूछा गया है कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ तो सभी लोग आप लिख ही लोगे, आप ये जान चुके हो कि राष्ट्र के स्वरूप नामक चैप्टर से गद्यांश लिया गया है। तो गद्यांश में क्या लिखना रहता है, आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से या राष्ट्र के स्वरूप शीर्षक से क्या है, अवतरित है। और इसके रचयिता या इसके लेखक जो हैं वो कौन है भाई, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। तो इस तरीके से आपको गद्यांश लिख देना है। ठीक, गद्यांश का संदर्भ लिख देना है। उसके बाद बात करें गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या, तो रेखांकित कहाँ, यहाँ पर देखिए, जन के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। अगर इसकी व्याख्या करना तो आपको ऐसे लिखना है, देखो जन के कारण मतलब लोगों के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, लोगों की वजह से ही पृथ्वी क्या करती है, मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है, मातृभूमि के नाम को प्राप्त करती है। ठीक है, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में रहकर हम खेलते हैं, बड़े होते हैं, पलते हैं, इसकी हवा में हम भैया सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान है और
मनुष्य इसके सच्चे अर्थों में पृथ्वी का एक पुत्र है। यही चीज लिखा है कि पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सभी लोगों को रेखांकित अंश की व्याख्या कर देनी है। बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, जितना हो सके उतना आप लिखिएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखिएगा। 2 अंक का प्रश्न होता है। अब उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो 3 महत्वपूर्ण गद्यांश लेकर उनके प्रश्नों का उत्तर निकालना बताया है। इस तरीके से एग्जाम में अगर कोई गद्यांश आएगा तो आप वहां पर प्रश्नों के उत्तर बहुत ही सरल तरीके से निकाल लोगे। ठीक है ना। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।